व्हाट इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर? एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? एवर वॉन्डर्ड व्हाई यू वर ट्रेमलिंग बिफोर योर एग्जाम, और व्हाई योर palms got sweating before that job interview? These anxious feelings are a natural way for body to prepare itself for an important event. वो कहता है कि आपने कभी इस तरह से फील किया कि आप किसी वजह से कांपना शुरू हो गए, या आपकी जब आपका इंटरव्यू होता है तो उस वक्त आपकी हथेलियों पे या हाथों में या वैसे पसीना आ जाए आपको, तो ये इंटरव्यू से पहले की सिचुएशन अगर आपने कभी एक्सपीरियंस की है तो। अच्छा, दीज एंग्शियस फीलिंग्स आर नेचुरल वे फॉर बॉडी। अब वो कहता है कि अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आपने किसी को मुतमईन करना हो, उसको डिसऑर्डर नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो परेशान होता है इस सिचुएशन से, तो आप उसको इस तरह से मुतमईन कर सकते हो कि यार ये हमारी कुदरत का ये असूल है, कुदरत का एक तरीका है कि आपको सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, दीज एंग्शियस फीलिंग्स आर अ नेचुरल वे फॉर बॉडी टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एन इंपॉर्टेंट इवेंट। वो आप उसको इस तरह से उसकी काउंसलिंग करोगे, उसकी कॉग्निटिव थेरेपी इस तरह से करोगे कि यार अगर आपको ये इस चीज की फिक्र ना हो, ये फीलिंग्स ना हो, बेचैनी ना हो, तो आप उस इवेंट के लिए तैयार नहीं होगे। तो ये कुदरत का एक असूल है, कुदरत का एक मैकेनिज्म है कि वो किसी भी इवेंट के लिए जब आपको कोई प्रिपेयर होना होता है तो आपको ये परेशानी या ये एंग्शियस फीलिंग्स जो होती हैं ये आप में क्रिएट कर देती है ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर कर सको। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है कि आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप क्या कर रहे होते हो? उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हो। अब आपको बेचैनी है कि यार मेरा इंटरव्यू, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ड्रेस ले रहे हो, आप अपने शूज ले रहे हो, आप उसके साथ साथ अगर मेल है तो वो टाई कोट को चेक कर रहा होता है, अगर फीमेल है तो अपने हिसाब से ड्रेस को देख रही होती है कि कौन सा पहना है। इसके साथ साथ वो क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने इंट्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एंग्जाइटी ही है इस प्रिपरेशन के पीछे जो आपको प्रिपेयर कर रही होती है। ठीक है, तो आप उसकी काउंसलिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली आप कॉग्निटिवली उसको मुतमईन करने की कोशिश करते हो कि यार इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैकेनिज्म आपको प्रिपेयर करने के लिए है, ये डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा, उसके बाद अच्छा यू वुड, अब यहाँ पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका जो एंग्जाइटी, फियर और इससे लेकर ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें सारे, ताकि अगर आपको किसी की काउंसलिंग करनी हो या किसी के साथ डिस्कशन करनी हो तो आप अच्छे से कर सको। अच्छा, you would have also noticed how you started to calm down once the event was underway. You started to breathe easier and your heart stopped thumping. Such an anxiety actually help us perform better as it makes us more alert. वही वाली बात है कि आप वो कहते हैं कि ये वाली जो एंग्जाइटी होती है आपको क्या करती है, उसके लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, उसका मुकाबला करने में या उसको फेस करने में हेल्प कर रही होती है, डील करने में हेल्प कर रही होती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आप एक दफा पहले तो ये होता है ना कि इवेंट आने वाला है तो आपको परेशानी शुरू हो गई, एंग्जाइटी शुरू हो गई। ठीक है, अब इस तरह ये भी एक काउंसलिंग में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए कि ये होता कि अगर आपको ये पहले तो आप समझो ना कि होता क्या है। जब आपको पता है कि ये मेरा इंटरव्यू होने वाला, तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, परेशानी, बेचैनी, स्ट्रेस हो रही है आपको। ठीक है, आप बेचैन फिर रहे हो, खाना भी सही से नहीं खा रहे, सो भी सही से नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इतनी एंग्जाइटी हो रही है कि इंटरव्यू कल पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू वाले कमरे में चले जाते हो, आप पहले 10 सेकंड 20 सेकंड बैठ जाते हो या 1 मिनट वहां पर गुजार लेते हो ना, तो आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो। आपको पता ही नहीं होता यार एंग्जाइटी होती भी है कि नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हो तो पहला 1 मिनट मुश्किल होता है। उस 1 मिनट में आप खुद को संभाल लेते हो ना, तो उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो जाते हो और आपका जो एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है और आपका जो हार्ट बीट है वो भी स्लो होना शुरू हो जाती है। ये उस वक्त होता है जब आप उस इवेंट के अंदर चले जाते हो। ठीक है, तो ये भी हमने नोट किया होगा। तो आप अगर कोई प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हो रहा, इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हो रहा, आपके पास आके काउंसलिंग के लिए मुझे हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, तो आप उसको ये बोलोगे उसको काउंसलिंग करने के लिए कि आप 1 मिनट के लिए खुद को बस कंट्रोल कर लें। 1 मिनट के लिए आप वहां पर बस किसी तरह चले जाएं। 1 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली वहां पर अडेप्ट कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा उस सिचुएशन के अंदर। उसके बाद फिर वो उस इवेंट को लेके आगे चल पड़ेगा। तो ये हमारे साथ अक्सर होता है, तो आप बस ये वाली चीज उसको समझानी होती है हमने, आपके पास जो क्लाइंट आता है काउंसलिंग के लिए या थेरेपी के लिए। अच्छा, उसके बाद हाउ एवर सम पीपल एक्सपीरियंस एंग्जाइटी और एंग्जाइटी अटैक्स फॉर नो अपेरेंट रीजन। बहुत से लोगों को जब ये एक्सपीरियंस होती है तो उसकी कोई खास रीजन नजर नहीं आ रही होती। इफ यू फाइंड इट हार्ड टू कंट्रोल योर वरीज एंड इफ दिस कांस्टेंट फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी अफेक्ट योर एबिलिटी टू गो अबाउट योर डेली एक्टिविटीज, ये फिर आपको डेली एक्टिविटीज को करने में प्रॉब्लम कर रही होती है, आप सही से नहीं कर पा रहे होते। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको पता है ना इंटरव्यू कल आपका, खास तौर पर पीपीएससी का इंटरव्यू जिसमें आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया या साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई किया, तो आप इतने एंशियस होते हो, इतनी आपको स्ट्रेस होती है कि आप खाना भी सही से नहीं खाते। ठीक है, ये नहीं कि वो कोई आपको डिसऑर्डर होता है,
वो बस उसकी स्ट्रेस ही इतनी होती है या उसकी उस इवेंट को लेके बेचैनी इतनी होती है कि आप खाना भी सही से नहीं खा पाते, यानी कि आपकी डेली एक्टिविटीज वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप सही से कोई काम भी नहीं कर पाते, आपको वही हर वक्त आपके माइंड में घूमती रहती है चीज। अच्छा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इंक्लूड डिसऑर्डर्स that share features of excessive fear and anxiety and related behavioral disturbances. Fear is emotional. अब fear की बात कर लेते हैं। fear क्या होता है? वही anxiety disorder वही है कि आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। fear is the emotional response to real or perceived immense threat. अब ये fear की बात अगर आपसे कोई पूछ ले कि fear और anxiety में difference क्या है, फियर और एंग्जाइटी बहुत दफा ऐसा होता है कि हम उसको एक ही मीनिंग में ले लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो ये होता है कि जो फियर होता है ना, वो रियल इवेंट का खौफ होता है, यानी कि वो एक्चुअल इवेंट होता है, आपके सामने हो रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके सामने शेर आ गया, तो आपके सामने शेर है, उसकी वजह से आप डरना शुरू कर देते हो। ठीक है, क्योंकि वो रियलिटी आपके सामने आ गई, आपने डरना शुरू कर दिया, वो फियर है आपका। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शेर खा जाएगा या आपके सामने शेर आ जाएगा, वो एंग्जाइटी है। ठीक है, अब वो चीज कंफर्म नहीं है, रियलिटी नहीं अभी तक बनी, लेकिन आप उसको लेके परेशान हो गए, वो एंग्जाइटी होगी। अगर आपके सामने शेर आ गया, उस वजह से जो आप पर खौफ तारी होता है, वो फियर होगा। ऑब्वियसली दीज टू स्टेट्स ओवरलैप, ये दोनों ओवरलैप करती हैं। ठीक है, यानी दोनों मिलती जुलती हैं, बट दे ऑल्सो डिफर विद फियर। फियर मोर ऑफन एसोसिएटेड विद सर्जेस ऑफ ऑटोनॉमिक अराउजल नेसेसरी फॉर फाइट और फ्लाइट, थॉट्स ऑफ इमीडिएट डेंजर एंड एस्केप बिहेवियर। इसमें डिफरेंस होता है कि आपका जो फियर होता है ना, वो भी आपके लिए एक तरह से आपकी हिफाजत का काम करता है, आपको महफूज रखता है। यानी कि जब आप खौफजदा होते हो, तो फिर आप क्या करते हो, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हो, या आप उसका मुकाबला करते हो या उससे भाग जाते हो। ठीक है, ये यानी कि आपको बचा लेती है ना, ये जो खौफ वाली सिचुएशन होती है, खौफ होता है जो आपका। समटाइम्स द लेवल ऑफ फियर और एंजाइटी इज रिड्यूस्ड बाय परवेसिव अवॉइडेंस बिहेवियर्स। आप अवॉइडेंस बिहेवियर से कम होना शुरू हो जाता है। पैनिक अटैक्स फीचर प्रोमिनेंटली विद इन द एंग्जाइटी डिसऑर्डर एज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ। जो पैनिक डिसऑर्डर होता है या पैनिक अटैक होते हैं, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। पैनिक अटैक्स आर नॉट लिमिटेड टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बट रादर दे कैन बी सीन इन अदर मेंटल डिसऑर्डर्स एज वेल। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो फियर और एंग्जाइटी है। फियर क्या होता है? रियलिटी को लेके हमारा जो खौफ होता है। एंग्जाइटी फ्यूचर को लेके, और समटाइम ये माजी को लेके भी आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आती है, ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन जो होती है डिफरेंट हो जाती है, यानी इस तरह भी कह सकते हैं स्वेर हो जाती है। अचानक से आपको बेचैनी हो जाना, अचानक से आपको जिसको कहते हैं अचानक से दौरा पड़ जाना। दौरा पड़ने का मतलब है कि आप नॉर्मल नहीं रह पाते, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, या आप समटाइम ऐसा होता है कि आप बेहोश भी हो जाते हो इसकी वजह से। अच्छा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर डिफर फ्रॉम डेवलपमेंटली नॉर्मेटिव फियर और एंग्जाइटी बाय बीइंग एक्सेसिव और परसिस्टिंग बियॉन्ड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट पीरियड्स। अब वो कहते हैं कि ये एंग्जाइटी और फियर क्या होता है, ये डिफरेंट होता है एक दूसरे से। डिफरेंट इसलिए है कि इनका जो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन की वजह से ये डिफरेंट होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। मैनी ऑफ द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप इन चाइल्डहुड। पीरियड का मतलब क्या होता है कि इनका जो ड्यूरेशन है ना, उसको लेके इनमें डिफरेंस होता है। जो फियर होता है वक्ती तौर पर होता है, लेकिन एंग्जाइटी हो सकता है कि आपको काफी देर तक रहे। अच्छा, उसके बाद मैनी ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप इन चाइल्डहुड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं वो चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं। एंड टेंड टू परसिस्ट इफ नॉट ट्रीटेड। अगर लेकिन उसको ट्रीट ना किया जाए, तो वो फिर आपके साथ पूरी जिंदगी रहते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपके पास कोई एंग्जाइटी वाला पेशेंट आता है, तो ये देखें कहीं उसका बचपन से ही, चाइल्डहुड से तो नहीं डेवलप हुआ। ठीक है, तो देखें कहाँ से उसका डेवलप हुआ था, फिर उसी हिसाब से उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। मोस्ट अकर मोर फ्रीक्वेंटली इन गर्ल्स, लेकिन ये कहते हैं गर्ल्स में ज्यादा होता है बॉयज की निस्बत, यानी कि 2:1 की रेशो से होता है। दो गर्ल्स में होता है, एक बॉयज में होता है। ईच एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन diagnosed only when the symptoms are not attributable to the physiological। अब वो कहता है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट समझने वाला। ईच एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड, उस वक्त डायग्नोज करेंगे ओनली व्हेन द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और मेडिकेशन और टू अनदर मेडिकल कंडीशन। आप उस वक्त इसको डायग्नोज करोगे प्योरली एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जब वो जो एंग्जाइटी या फियर जो है ना, किसी उसके जिस्मानी इशू की वजह से, सब्सटेंस की वजह से, या कोई मेडिकल या बायोलॉजिकल इशू की वजह से ना हो रहा हो। वो जो सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के या फियर के, अगर वो किसी उसकी बीमारी पहले से उसको है, या जिस्मानी उसको कोई चोट लगी है, या कोई इशू बना है, उस वजह से सिम्टम्स नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे? डायग्नोज करोगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर।
अगर उसको कोई पहले से बीमारी है या उसको कोई इशू है फिजियोलॉजिकली उसके बायोलॉजिकली, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि ये कहीं उसकी वजह से तो नहीं एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे, तो फिर उस बीमारी को आप पहले ट्रीट करवाते हो, उसके बाद फिर देखते हो अगर वो सस्टेन करते हैं या रहते हैं एंग्जाइटी के सिम्टम्स, तो फिर आप उसको ट्रीट करते हो। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन है सुपरस्टिशियस थॉट्स भी फियर क्रिएट करती हैं, व्हाई? हाँ जी, वो थॉट्स आप वो इसलिए फियर क्रिएट कर रही होती हैं कि आप उन थॉट्स का रिजल्ट क्या निकालते हो, ठीक है। उन थॉट्स का जो रिजल्ट निकालोगे, तो उस रिजल्ट की बेस पे आपको खौफ आ रहा होता है, फियर क्रिएट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप उसका वो जो थॉट्स आती हैं आपको, उसका रिजल्ट ही आप अपने खिलाफ निकालते हो या नेगेटिव निकालते हो, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस बल्कि बात है कि उसका फियर क्रिएट होगा। और समटाइम ऐसा भी होता है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि जो सुपरस्टिशियस थॉट्स हम है ना, उसके साथ हमारी ना, हमें एसोसिएट कर दिया गया होता है नेगेटिवली, या हमें उन थॉट्स के साथ एसोसिएट करके डरा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर बोला जाता है कि बच्चों को ज्यादातर ये बता दिया जाता है कि अगर आप काम नहीं करोगे या खाना नहीं खाओगे तो आपको चुड़ैल उठा के ले जाएगी, आपको जिन उठा के ले जाएगा। और जिन का हमारे अंदर कॉन्सेप्ट क्या बनाया हुआ है, जिन खौफनाक होता है, उसके बड़े बड़े हाथ होते हैं, बड़ा सारा उसका मुंह होता है, यानी कि उसको खौफनाक बना के पेश किया जाता है। फिर उसी तरह से जब हम उसको थॉट्स लेके आते हैं अपने माइंड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली खौफ क्रिएट हो जाता है। और ये सुपरस्टिशियस जो थॉट्स हैं, इन पर भी डिपेंड कर रहा होता है किस किस्म के थॉट्स आप अपने माइंड में लेके आ रहे हो। हर तरह की जो थॉट्स होती हैं वो खौफ क्रिएट नहीं करती। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। समिया, आपको आंसर मिल गया? सेटिस्फाई हो के नहीं? अगर नहीं हो तो फिर थोड़ा सा वजाहत करो अपने क्वेश्चन की, फिर इसको देखते हैं। ओके, गुड हो गया। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हाँ जी, आवाज से आंख खुल जाती है बिल्कुल। समटाइम ऐसा होता है कि वो आवाज रियल होती है, यानी कि वाकई आवाज आई होती है कोई। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे अनकॉन्शियस की वजह से वो हमें लग रहा होता है कि कुछ हिला है या कुछ आवाज आई है या कुछ किसी ने कुछ किया है। तो वो दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। अच्छा जी, रेगुलर एंग्जाइटी क्या होती है? अब यहाँ पर भी आपको समझने के लिए जरूरी है, याद रखिएगा, अगर आपने कॉन्फिडेंट रहना है एंग्जाइटी डिसऑर्डर को लेके, ये दोनों चीजों को आपने समझना है कि रेगुलर एंग्जाइटी जो आमतौर पर हम फील करते हैं, जिसको डिसऑर्डर नहीं कह सकते, उसमें और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझिएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, रेगुलर एंग्जाइटी क्या होती है? वरिंग अबाउट बिल्स, जॉब इंटरव्यूज, टेस्ट और अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, द फीलिंग ऑफ बटरफ्लाइज इन योर स्टमक बिफोर अ पब्लिक परफॉर्मेंस और अ बिग मीटिंग। आप आपका जब आपने बिल पे करने होते हैं, जॉब इंटरव्यूज होते हैं या टेस्ट होता है, या आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो आप एंग्शियस फील करते हो, स्ट्रेसफुल फील करते हो या बेचैन फील करते हो। आपके जो स्टमक के अंदर बटरफ्लाइज फ्लाई करना शुरू कर देती हैं, खासतौर पर उस वक्त जब आपने स्टेज पे जाना होता है या इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो ये वो एंग्जाइटीज हैं जो हम डेली लाइफ में क्या कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अच्छा, फियर ऑफ अ डेंजरस ऑब्जेक्ट प्लेस और सिचुएशन, फॉर इंस्टेंस अ स्ट्रे डॉग बार्किंग एट यू ऑन द स्ट्रीट। ये वो वाली चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में मतलब कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जेक्ट का खौफ, किसी जगह का या सिचुएशन की जो एंग्जाइटी या डर होता है। सैडनेस और वरी इमीडिएटली आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, किसी खास आपके किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, उस वक्त भी हम बेचैनी फील करते हैं। मेंटेनिंग हाइजीन पर्सनली एंड इन योर सराउंडिंग्स, आप अपनी हाइजीन को लेके भी एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं कि यार आज मैंने ब्रश नहीं किया, या आज मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, इस तरह अपनी सिचुएशन को लेके, हेल्थ को लेके आप परेशान हो जाते हो, या अपने आसपास आपके आसपास आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हो तो अपने आसपास को, सराउंडिंग को लेके, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने आसपास को लेके भी परेशान हो जाते हो, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हो अगर वो वहां पर सफाई ना हो। उसके बाद ब्रेकिंग इनटू अ स्वेट बिफोर बिफोर अ बिग मैच, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो उससे पहले आपको पसीने छूट जाना, ये हमारी सारी रेगुलर एंग्जाइटी है।
ये वो एंग्जाइटीज हैं जिनको हम डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। उस वक्त तक डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे जब तक हम इसका एक पूरा क्राइटेरिया समझ नहीं लेते, या ये जो सिम्टम्स हैं या ये जो खौफ है या ये एंग्जाइटी है अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर देती, उस वक्त तक हम इसको डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। ठीक है। अब जॉब इंटरव्यू जो होता है ना, ये एक नेचुरल चीज है कि इंटरव्यू आपका होगा, उससे पहले आपको एंग्जाइटी होगी, इसको आप डिसऑर्डर नहीं कह सकते। इसको क्या होता है, हमने अंडरस्टैंड करना होता है इसको। इसको हम खत्म नहीं करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन है, उससे पहले एंग्जाइटी है, इसको खत्म नहीं कर सकते, इसको मेंटेन करेंगे। तो ये वो एंग्जाइटीज हैं जो हमें फेस करनी ही पड़ती हैं, और ये होती रहेंगी। ठीक है। एक स्टेज आती है जब आप काफी एक्सपीरियंस हो जाते हो, या आपको किसी चीज पर कमांड हासिल हो जाती है, तो उस वक्त आपको एंग्जाइटी होना बंद हो जाती है। मिसाल के तौर पर, आप जब पहले दिन किसी क्लास में जाके पढ़ाते हो तो उस वक्त आपको एंग्जाइटी होती है, लेकिन अगर आप दूसरे दिन की बात करो तो एंग्जाइटी खत्म हो चुकी होती है। यानी कि जैसे आप यूज टू हो जाते हैं चीजों में, उस वक्त आपको क्या होता है, एंग्जाइटी कम होती है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई कहता है ना, स्टेज पर जाते हुए कहते हैं कि 95% लोग एंग्जाइटी को फील करते हैं। ठीक है। नर्वस होते हैं स्टेज पर जाने से पहले 95% लोग, और जो 5% लोग कहते हैं ना कि हम नहीं फील करते, वो झूठ बोलते हैं। इट मीन्स के 100% लोग ही एंग्जाइटी फील करते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, इसको मेंटेन करना आना चाहिए, इसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। इससे परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये सारी हमारी क्या थी, जो हम डेली लाइफ में एंग्जाइटी फील करते हैं, यानी कि आमतौर पर जो सिचुएशन हमारे साथ होती है। आगे आ जाते हैं हम। हाँ जी, आपको इसलिए लगता होगा महनूर के आपको कैट फोबिया होगा, या कैट से फियर आता होगा। ठीक है। इस वजह से आपके वो अनकॉन्शियस में बसी हुई है, बैठी हुई है। तो जब भी कोई आवाज होती है आपको लगता है कि कैट। और रात को ज्यादातर हमारा 80 to 90% लोगों का यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर रात को आवाज आ रही है तो लाजमी तौर पर बिल्ली होगी, क्योंकि अब रात को ही कार्रवाई करनी होती है बिल्लियों ने ज्यादातर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, अब ये है हमारे पास नॉर्मल एंग्जाइटी, जो हम डेली लाइफ में, या रेगुलर एंग्जाइटी जिसको बोला गया है, डेली लाइफ में हम फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, अब अगर ये एंग्जाइटी जो हो जाएगी ना स्वेयर, या इसको कोई शख्स पकड़ लेता है, या उसके उसकी पर्सनैलिटी पे सवार हो जाती है ये वाली एंग्जाइटी, तो फिर वो जाएगा डिसऑर्डर की तरफ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ। ठीक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होगा, वरिंग कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेसिवली फॉर नो अपेरेंट रीजन, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज। अगर ये एक्सेसिवली और कॉन्स्टेंटली आपको ये चीज होना शुरू हो जाए, और आपकी डेली लाइफ जो है मुतासर हो जाए, तो फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। फियरिंग एनी सोशल और परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन इन विच यू मे बी एक्सपोज, यानी कि अगर कोई परफॉर्मेंस करनी है तो उस वक्त आपको खौफ आना शुरू हो जाए। ठीक है। उसके बाद irrational fear of an object or place, such as fear of entering an elevator believing that an escape might be not possible। आप अगर आपको वो हाइट का फोबिया या क्लोज जगह का फोबिया है, तो उसमें एलिवेटर, खासतौर पर लिफ्ट के अंदर अगर आप जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको खौफ फील आना शुरू हो जाए, आपको लगे कि यहाँ से मैं निकल नहीं सकूंगी, तो ये वो भी एक एंग्जाइटी है। रिपीटेड फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स एंड सब्सिक्वेंट वरी फॉलोइंग एक्सपोजर टू एन एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट इन द पास्ट। आपके साथ अगर कोई पास्ट में कोई इवेंट हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके आपको ड्रीम्स आने लग जाए, या आपको बार बार उसकी याद आना शुरू हो जाए, तो उस वजह से भी जो आपको वरी होती है, तो वो भी एंग्जाइटी का ही एक पार्ट है। उसके बाद परफॉर्मिंग एक्सेसिव एंड रिपीटेटिव क्लीनिंग एंड रीअरेंजिंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अगर आप बार बार कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी एंग्जाइटी की एक टाइप है, जिसको ओसीडी बोला गया है। लेकिन अब ओसीडी को क्या है, यहाँ से निकाल दिया गया है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर से उसको अलहदा से बना दिया गया है। अच्छा, रिपीट पैनिक अटैक अलॉन्ग विद नर्वस फीलिंग्स लाइक आई एम गोइंग टू डाई फॉर नो अपेरेंट रीजन। आपको लगे कि मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, उसकी कोई रीजन ना हो, वो भी एंग्जाइटी है। एंड द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हैविंग अनदर अटैक। और इस चीज का भी आपको खौफ, अगर आपको पैनिक अटैक आया या एंग्जाइटी का अटैक आया ना, खासतौर पर पैनिक अटैक, अब एक दफा पैनिक अटैक आया, गुजर गया, अब आपको इस चीज की एंग्जाइटी हो कि यार दूसरा पैनिक अटैक ना आ जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। उसका फियर हो कि एक और अटैक ना आ जाए, ये भी इशू होता है एक। अच्छा, ये जो एंग्जाइटी होती है ना, ये लाजमी नहीं है कि इसमें सिर्फ आपके कोई खास मौके ही होते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन की बात की है, इंटरव्यू की बात की है, या आपके पेपर की बात की है, ये एंग्जाइटी उसके लिए नहीं हो सकती। ऊपर जब हमने बात की ना ये वाली,
कि आप अगर बिल भी पे करने वाला है ना आपका, उसकी भी एंग्जाइटी हो सकती है। जॉब इंटरव्यू वो तो होते हैं, आपके टेस्ट की एंग्जाइटी, इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं उसकी एंग्जाइटी भी हो सकती है आपको। ठीक है, आपके घर में किसी मतलब कि एक दिन सफाई नहीं हो सकी तो आपको उसकी भी एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए कि यार ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, और आप घर से बाहर गए हुए तो आपको पीछे से घर की फिक्र लगना शुरू हो जाए, ये भी एंग्जाइटी की है एक शक्ल, कि यार पता नहीं घर में कौन होगा, या घर में क्या हो रहा है, या घर में जो काम प्रॉपरली होने चाहिए वो हुए या नहीं हुए, ये भी एंग्जाइटी है। उसके बाद आपको मौत का खौफ आना, बार बार ये सोचते रहना कि यार मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, या आपके फ्यूचर का जो खासतौर पर आजकल नौजवान नस्ल को बड़ी प्रॉब्लम होती है, खास तौर पर लड़कों को। लड़कियों को भी होती है लेकिन उनकी रेशो कम होती है। लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है या ये फिक्र होती है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या बनेगा, एजुकेशन तो हासिल कर लिया लेकिन अब पता नहीं रोजगार का क्या बनेगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये भी एंग्जाइटी की एक टाइप है। ठीक है, ये भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसके साथ साथ लड़कियों को ज्यादातर ये भी डर होता है या एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं कल को हमारी शादी होगी तो वो अगला जो खानदान, जिस खानदान में हमने जाना वो कैसा होगा, हस्बैंड कैसा होगा। ठीक है, तो ये भी एक एंग्जाइटी की टाइप है। ठीक है, तो उसके बाद लड़कों को भी ये खौफ होता है कि यार पता नहीं मेरी किस किस्म की लड़की से शादी हो जाएगी, उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो। ये अगर खौफ बार बार आ रहा है तो ये भी उसकी एंग्जाइटी है, इसको भी हमें डील करना आना चाहिए। तो ये जितने भी आपका किसी भी टाइप का खौफ या वही हो ना, परेशानी हो, फिक्र फिक्र हो किसी भी चीज की, आने वाली चीज की खास तौर पर, वो एंग्जाइटी की ही टाइप होगी। ठीक है, अगर आपको कोई आता है पेशेंट ऐसा कि मुझे मौत का खौफ आता है, मुझे लगता है कि मैंने मर जाना है, एक तो ये चीज सोचनी है कि यार इतना बार बार आप ये सोचना नहीं है कि मर जाना है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला पर ईमान रखो, एक दिन सब नहीं मरना है। अगर मरना ही है तो फिर हमें पता है कि एक दिन सब नहीं मरना है, तो उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है, जब हमारा टाइम आ जाएगा तो हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई फ्यूचर के बारे में परेशान है, जैसे लड़कों की बात की है मैंने, तो आप उसको इस तरह से कह सकते हो कि यार जो फ्यूचर है आपका काम है एफर्ट करना। अगर वो मुस्लिम है तो आपका काम है एफर्ट करना, बाकी उसमें आपको उसका सिला देना अल्लाह ताला का काम है। अगर आप उसका ये माइंडसेट बना दो कि वो अपना ईमान जो है अल्लाह ताला पे रखे, इस कुदरत के निजाम पर रखे, कुदरत ने यही निजाम रखा ना कि आप एफर्ट करते रहो, आपकी उस एफर्ट का कहीं ना कहीं जाके असर हो रहा होता है और उसका आपको रिजल्ट मिलना होता है। तो ये आपने उसकी कॉग्निटिव थेरेपी करनी होती है, उसकी सोचों पे काम करना होता है। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर? एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इंक्रीज हार्ट रेट एंड हैवी ब्रीदिंग, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, मसल टेंशन बढ़ जाती है। उसके बाद टाइटनिंग सेंसेशन इन द चेस्ट, चेस्ट के अंदर सख्तपन आ जाता है या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अनसब्सटेंशिएट एंड ग्रोइंग वरीज, परेशानियों, बार बार किसी चीज की परेशानी होना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना, कहीं पर सुकून से ना बैठ पाना, ऑब्सेसिव ओवर नीडलेस थिंग्स, मतलब कि किसी चीज को लेके obsess हो जाना, लीडिंग टू कंपल्सिव बिहेवियर, किसी चीज को लेके कंपल्सिव बिहेवियर आपका हो जाना, कोई चीज बार बार करते रहना, बार बार करते रहना, ये सारे एंग्जाइटी के जनरल सिम्टम्स हैं। ठीक है, अगर आप एक्चुअल सिम्टम्स या प्रॉपर सिम्टम्स देखना चाहते हो वो आप वहां पर जाके देख सकते हो, लेकिन उनके अंदर भी यही चीजें आपको मिलेंगी जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स है ना। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये एंग्जाइटी का कोई डिसऑर्डर हो सकता है। बाकी उसको आपने फर्दर स्टडी करना होता है कि कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, सोशल एंग्जाइटी है, अगोराफोबिया है, स्पेसिफिक पैनिक अटैक है, या कौन सा डिसऑर्डर है, आपने फिर उसको देखना होता है। वट कॉजेज द एंग्जाइटी डिसऑर्डर, के कॉज क्या हो सकते हैं? एक तो ये सबसे पहला कॉज जो हो सकता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का वो होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर फैमिली में किसी को है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। स्ट्रेसफुल इवेंट अगर कोई उसके साथ इवेंट हो गया है या आने वाला है, उस वजह से एंग्जाइटी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज, अगर उसकी किसी वजह से हेल्थ खराब है, कोई बीमारी है या कोई उसको चोट लग गई है, उस वजह से एंग्जाइटी उसके साथ, वो कहते हैं कोमोर्बिड हो सकती है, उसके साथ एसोसिएट होकर आपको एंग्जाइटी हो सकती है। जब इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो आपने उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो उस बीमारी की वजह से आया तो उस बीमारी को हल कर, उसको इलाज करने की कोशिश करें, करवाने की कोशिश करें, वो हो गया तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। सब्सटेंस यूज, अगर कोई सब्सटेंस यूज यानी कि अगर कोई ड्रग्स वगैरह यूज करता है उस वजह से भी एंग्जाइटी पे क्रिएट होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी फैक्टर, सम टाइम्स पीपल विद सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज परफेक्शनिस्ट आर पीपल हु लाइक टू बी इन कंट्रोल डेवलप एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर ऐसा पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स जो ये कहता है कि यार मैंने हर चीज को परफेक्ट करना है, परफेक्ट करने की कोशिश करनी है, तो वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। परफेक्ट करने के चक्कर में वो सोचना शुरू कर देता है पता नहीं परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, या परफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मतलब इस तरह के फैक्टर कुछ मिलके भी क्या कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्रिएट करा रहे होते हैं। टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करें सबसे पहले,
जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, हम ज्यादातर चीज को लेके एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, परेशानी का शिकार रहते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम जीएडी एक्सपीरियंस एक्सेसिव एंग्जाइटी एंड वरी अबाउट वेरियस इवेंट्स एंड सिचुएशंस। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस को, ज्यादातर आप इस तरह से समझ लीजिए इजीली कि ज्यादातर सिचुएशंस या चीजों को लेके या कामों को लेके आप परेशानी का शिकार रहे तो वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ये नहीं कि आप स्कूल जाते हुए एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, आप घर के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए भी एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। अगर आपने दुकान पे जाना है या बाजार जाना है उसके लिए भी एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। अगर आपके मेहमान आने वाले हैं तो उसके भी लिए भी एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो यानी कि मुख्तलिफ चीजों पर जब आपको एंग्जाइटी फील हो रही होती है तो उसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। दे हैव डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एंग्जाइटी एंड वरिंग अलोंग विद रेस्टलेसनेस एंड फेक। वही वाले एंग्जाइटी के डिसऑर्डर जो होंगे ना उसमें सिम्टम्स एक ही तरह के होंगे, उसमें बस डिफरेंस हो जाएगा ड्यूरेशन का और थोड़ा सा सिचुएशन का डिफरेंस हो जाएगा, कंडीशन का डिफरेंस हो जाएगा। while many individuals experience some levels of worry throughout the day, ज्यादातर लोग पूरा दिन ही परेशान रहते हैं। इंडिविजुअल्स विद जीएडी एक्सपीरियंस वरी ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी एंड फॉर लॉन्ग पीरियड देन द एवरेज पर्सन। अगर नॉर्मली बात करें, अगर ऐसा पर्सन जिसको जीएडी होगा यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा, वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा फिक्रमंद रहेगा चीजों को लेके। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके, अगर आप नॉर्मल हो, आपको डिसऑर्डर नहीं है, आपके गेस्ट आने वाले ना, तो आप एक हद तक परेशान रहते हो, परेशान नहीं, आप फिक्रमंद रहते हो कि यार गेस्ट आने वाले हैं, तैयारियां कर लें और पता नहीं क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी। खास तौर पर अगर रिश्ते के लिए कोई मेहमान आ रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं किस किस्म के लोग होंगे। हमें कोशिश करनी है कि उनको अच्छे से अच्छा प्रोटोकॉल देने की। आप घर के अंदर सफाइयां कर रहे होते हो, घर की सेटिंग कर रहे होते हो, इसके साथ साथ आप उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो एक एंग्जाइटी होती है। अब ये एंग्जाइटी अगर तो आपको थोड़ी देर के लिए रहे, उस वक्त तक जब तक आपका वो इवेंट गुजर नहीं जाता तो ठीक है। लेकिन अगर एक एंग्जाइटी है, एक शख्स को ऐसी एंग्जाइटी हो रही है कि वो उसने घर वालों का भी जीना आराम कर दिया, उसने अपना भी जीना आराम कर दिया, इतनी मतलब कि आपको लग रहा होता है कि यार इसको कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं पड़ गई है, इसको कुछ ज्यादा ही नहीं परेशानी हो रही है, इसको ज्यादा नहीं मसला हो रहा, तो उस वजह से भी वो फिर जनरलाइज एंग्जाइटी की तरफ जाता है, यानी कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो सकता है ये। अच्छा, अगर एक तो ये है कि उसने उसको एंग्जाइटी हो रही थी, मैं जीएडी की बात कर रहा हूं, अगर उसको डिसऑर्डर है, एक तो ये एंग्जाइटी थी कि उसको नजर आ रहा था कि यार घर में सफाई नहीं हुई क्योंकि मेहमान आने वाले, सफाई करवाओ। अच्छा, सफाई करवा दी, उसके बाद उसको एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई कि इसको उनके लिए खाना अच्छा नहीं बनेगा या खाना अच्छा बनाओ, उसके लिए एंग्जाइटी शुरू हो गई। फिर उसके बाद इसको किसी और चीज की एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो हटेगी, उसके बाद किसी और चीज की एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, यानी कि एक चीज से हटा दूसरे से शुरू हो गया, दूसरे पे हटा तीसरे पे शुरू हो गया। तो इस तरह से वो, इसका मतलब है कि जीआईडी हो सकता है उसको। अच्छा, इंडिविजुअल विद जीआईडी विल ऑल्सो एक्सपीरियंस सोमैटिक सिम्टम्स। अच्छा, यहाँ पर दो तरह के सिम्टम्स वो करेगा फील। अच्छा जी, with will also experience somatic symptoms during intensive periods of anxiety. These somatic symptoms may include sweating, dizziness, shortness of breath, insomnia, restlessness and muscle aches. ये वाले सिम्टम्स उसके, यानी कि जो जिस्मानी सिम्टम्स होंगे वो वाले वो शो कर रहा होगा, जिसमें आपका स्वेटिंग हो गया, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंसोम्निया वगैरह, रेस्टलेसनेस वगैरह। क्या है? जी जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन की वजह से भी एंग्जाइटी होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, ड्यूरेशन, अगर इनकी ड्यूरेशन की बात कर लें एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, ये जो ज्यादातर डिसऑर्डर है ना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ना, याद रखिएगा इसको जो डायग्नोज कर रहा है ना अपने सिम्टम, उसके 6 मंथ के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव एंग्जाइटी एंड वरी अकरिंग मोर डेज देन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स एक्टिविटीज। अब वो कहता है कि 6 मंथ आपने देखना है, उसके बाद आपने उसको डायग्नोज करना है। द एंग्जाइटी एंड वरी आर एसोसिएटेड विद 3 ऑफ द फॉलोइंग 6 सिम्टम्स। इनमें से अगर 3 सिम्टम्स है ना 6 महीने के लिए प्रेजेंट हो, ये जो नीचे सिम्टम्स दिए गए हैं इनमें से जो सिम्टम्स हैं, इनमें से 6 सिम्टम्स में से 3 सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो आपने इसको डायग्नोज कर देना है जीएडी डिसऑर्डर। ठीक है, एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसको क्या कर देना, डायग्नोज कर देना है। उसमें रेस्टलेसनेस आ गया, उसके बाद बीइंग इजीली फैटिग्ड आ गया, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग आ गया, इरिटेबिलिटी आ गया, मसल टेंशन आ गया, स्लीप डिस्टर्बेंस आ गया। ये वाले अगर उसको होंगे 6 महीने के लिए, इनमें से तीन तीन या तीन से ज्यादा, मिनिमम 3 होने चाहिए, फिर आप उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर जीएडी क्या कर दोगे, डायग्नोज कर दोगे।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है कि किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, और उसके बाद कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है, बार बार किसी चीज को करते रहना। ऑब्सेशन क्या होते हैं, सोचों का बार बार आना, किसी एक चीज पर अटक जाना, उसी के बारे में बार बार सोच रहना, ये ऑब्सेशन होगा। कंपल्शन क्या होगा या कंपल्सिव बिहेवियर क्या होगा कि किसी चीज को बार बार करते रहना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। पहले इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही देखा जाता था, लेकिन अब इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर नहीं रखा जाता, इसको इसकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है, यानी कि इसको अलग कर दिया गया, इनसे निकाल दिया गया है। उसके बाद है सोशल फोबिया या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पीपल विद सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर फियर सोशल एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन, यानी कि इसमें जो इंडिविजुअल होगा ना, उसको सोशल इवेंट्स उससे डर होता है, उससे उसका खौफ होता है। दे हैव एन इंटेंस फियर दैट समथिंग दे डू और से विल लीड टू देयर ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट। उनको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि सोशल जो इवेंट्स होते हैं ना, उसका खौफ होता है, उसमें परफॉर्म करने से डरते हैं। उनको लग रहा होता है कि उनको अच्छा नहीं समझा जाएगा, उनको जज किया जाएगा, उनको नोटिस किया जाएगा, इस वजह से वो नहीं जा पाते। दीज पीपल आर अनएबल टू हैंडल एवरीडे सिचुएशन सच एज मेकिंग स्मॉल टॉक और इवन ईटिंग इन पब्लिक। ऐसे लोग आपको नजर आएंगे कि वो इवन पब्लिक में खड़े होकर खा भी नहीं सकते, और किसी से पब्लिक में या बाहर किसी से बात भी नहीं कर सकते, इतना उनको होता है इशू। द एसेंशियल फीचर ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज अ मार्क्ड और इंटेंस फियर और एंग्जाइटी ऑफ सोशल सिचुएशंस इन विच इंडिविजुअल मे बी स्क्रूटनाइज्ड बाय अदर्स। इसमें एक्सेसिव फियर होता है, खास तौर पर उन सिचुएशन में जहां पर उसको लग रहा हो या उसको पता हो कि मुझे दूसरे लोग नोट करेंगे। ठीक है, सोशल डिसऑर्डर सोशल एंग्जाइटी इसी की वजह से बोला गया है कि वो लोगों में जाने से खौफजदा होगा, लोगों में परफॉर्म करने से खौफजदा होगा वो। अच्छा, इसको डायग्नोज करना है। द फियर एंग्जाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ्स और मोर। 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा होगा तो फिर आप उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज करोगे। यही इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए, इनको नोट करना है आपने। When exposed to such social situations, the individual fear that he or she will be negatively evaluated। वही वाली बात कि जब वो वहां पर जाने का सोचता है, तो उसको लगता है कि उसको नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाएगा। अगर उससे कोई गलती हो जाएगी तो बोलेंगे यार ये कैसा बंदा है, इसको ये काम ही नहीं करना आता और ये सही नहीं है, या इस तरह की बात होगी। ठीक है, उसको वो बेसिकली वो समझता है कि उसको जज किया जाएगा, उसको वीक समझा जाएगा, क्रेजी समझा जाएगा, उसको लोग स्टूपिड समझेंगे, बोरिंग समझेंगे, इस तरह अब वो खुद ही सोची जा रहा है। द इंडिविजुअल fears that he or she will act or appear in a certain way or show anxiety symptoms such as blushing, trembling, sweating, ये उसके डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं उसकी वजह से। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज सोशल इवेंट्स इज ऑफन एक्सेसिव एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल रिस्क ऑफ। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो सोच रहा होता है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उसको बढ़ा चढ़ा के सोच रहा होता है। हालांकि वो रियलिटी के अंदर उतनी चीजें होती नहीं है जितनी वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, जज करेंगे, ये वो मतलब कि हद से ज्यादा ही वो सोच रहा है नेगेटिवली। एज वी अब यहां पर एक मैंने कहाँ रखा था उसको, शायद मैंने यहाँ पर मैंने एक वो स्टोरी भी ऐड की थी, वो शायद मिस हो गई यहाँ पर। चलें खैर, यानी कि वो सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के सोच रहा होता नेगेटिवली। सिचुएशंस इन विच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंजाइटी टुवर्ड अ रियल थ्रेट सच एज बुलिंग आर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंजाइटी टुवर्ड अ रियल थ्रेट सच एज बुलिंग और ostracizing would not be diagnosed with the social anxiety disorder as a negative evaluation and threat are real। वो कहता है कि जब आप किसी रियल चीज के बारे में लेके परेशान है ना, या इंडिविजुअल या आपका जो पेशेंट है, अगर वो रियलिटी में वाकई ही उसको वो प्रॉब्लम हो है वहां पर जिस वजह से वो परेशान है, मिसाल के तौर पर क्लास के अंदर अगर उसके क्लास फेलोज उसकी बुलिंग करते हैं, उस वाकई ही जो उसकी बुलिंग हो रही है उसको लेकर वो परेशान है ना, तो फिर आप उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करोगे, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी एंग्जाइटी जो है ना, वो रियलिटी बेस्ड है। ठीक है, रियलिटी बेस्ड है उसकी एंग्जाइटी, इसलिए आप उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड एंग्जाइटी है उसकी। इस बात की समझ आ गई ना आपको?
अगर रियलिटी बेस्ड एंजाइटी हो तो उसको आप डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करोगे। समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद हमारे पास है जी, टू एक्सप्लेन सोशल एंजाइटी इन ग्रेटर डिटेल इट्स लेट्स। अब यहाँ पर एक मैंने केस स्टडी भी यहाँ पर ऐड की है कि एक फीमेल थी मैरी के नाम से। उन्होंने बताया कि बचपन में ना एक दफा उनकी टीचर ने बोला कि यहाँ पर आके, जैसे हमें बचपन में ऐसा होता था स्कूल लेवल पे, कि टीचर क्या करते थे, हमारे सरकारी स्कूलों में तो ऐसा ही होता था, आपका पता नहीं, कि टीचर क्या करते थे जब उन्होंने खास तौर पर कोई लेसन पढ़ाना ना, इस्लामियत का या उर्दू का या कोई और बुक, तो वो क्या करते थे, एक बच्चे को बुला लेते थे अपने पास, वो बच्चे को कहते थे आप पढ़ो ऊंची ऊंची। बच्चा पढ़ता था तो सर एक्सप्लेन करते थे। तो अब वो कहती कि मेरे साथ भी ऐसा, वो क्लास में अनाउंस किया टीचर ने कि आप एक एक करके यहाँ पर स्टूडेंट आएगी और पढ़ेगी। तो मैरी नाम की जो लड़की थी ना, उसको एंग्जाइटी शुरू हो गई, खौफ और फियर होना शुरू हो गया कि मेरे साथ पता नहीं क्या बनेगा। तो उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, अच्छे से प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बावजूद कि अगर मेरी बारी आई तो मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उसको ये डर लगा रहा कि पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बारी आ गई, उसको बुला लिया टीचर ने। तो जब उसको बुलाया पढ़ने के लिए, तो उससे ना एक मिस्टेक हो गई, यानी कि उसे मिस्टेक हुई। तो मिस्टेक होने के बाद, या आप इस तरह कह सकते हैं फंबल हो गई या अटक गई या इस तरह की कोई भी मिस्टेक हुई, तो वो उसको पढ़ के तो आगे चली गई। अच्छा, अब हुआ क्या, वाइल नन ऑफ हर क्लासमेट्स, जब उससे मिस्टेक हुई ना, वाइल नन ऑफ हर क्लासमेट्स रियलाइज हर मिस्टेक, वो जो उसने मिस्टेक की ना, उसके क्लास में से किसी ने नहीं उसको नोट नहीं किया। यानी कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, या आप में से भी कोई पढ़ रहा है ना, स्टेज पे आप खड़े हैं, कोई बोल रहे हैं ना, तो अगर आप फंबल हो गए हैं या कोई आपका वर्ड अटक गया है या आपने किसी तरह और तरीके से बोल दिया है, तो वो नीचे जो बैठी ऑडियंस है ना, वो उसको पता है कि यार ये इंसान से गलती हो सकती है, बंदा अटक भी सकता है, फंबल भी कर सकता है, इसमें इशू कोई नहीं है, तो वो इग्नोर कर देते हैं, कोई नोट नहीं करता। इसी तरह से उसके क्लासमेट्स ने भी नोट नहीं किया। लेकिन उस लड़की ने, मैरी वाज एक्सट्रीमली एम्बेरस्ड एंड रिपोर्टेड हाई लेवल ऑफ एंजाइटी ड्यूरिंग फ्यूचर रीड अलाउड मूवमेंट्स इन द स्कूल। अब वो कहते हैं कि हालांकि किसी ने नोट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो उससे गलती हुई थी, उसने बहुत एम्बेरस्ड फील किया अपने आप को कि मेरे से इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई। अच्छा, इनफैक्ट अच्छा, उसने फिर फ्यूचर में ना अवॉइड करना शुरू कर दिया है। In fact, when she was called upon, Mary stated she would completely freeze up and not talk at all. फिर वो कहते हैं कि जब उसको फिर कभी बुलाया जाता तो वो फ्रीज हो जाती थी एंग्जाइटी की वजह से। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ नॉट स्पीकिंग, हर टीचर वुड स्किप मैरी एंड आस्क अनदर स्टूडेंट टू रीड हर सेक्शन। फिर जब उसकी सिचुएशन देखी टीचर ने, तो उसको भेज दिया वापस, उसकी जगह स्टूडेंट से किसी और से पढ़ाया। इट टुक सेवरल ईयर्स एंड अ वेरी स्पोर्टिव टीचर फॉर मैरी टू बिगिन रीडिंग अलाउड इन क्लास। वो कहते हैं कि ये बहुत, इससे बहुत साल लगे या बहुत टाइम लगा उसको इस सिचुएशन से निकालने के लिए, और ये स्पोर्ट टीचर जो थी बड़ी सपोर्टिव थी, उसने उसको इस सिचुएशन से निकाल दिया और उसको एंग्जाइटी उसकी खत्म कर दी, ऊंचा पढ़ने वाली जो एंग्जाइटी होती है। तो ये सिचुएशन इस तरह भी हो जाती है सम टाइम। तो अगर आपके घर में इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो कोऑपरेट करें बच्चों के साथ या उस पर्सन के साथ जिसको एंग्जाइटी होती है। अदरवाइज वो उसकी जिंदगी के साथ जुड़ जाती है और वो फिर चलती चली जाती है उसकी लाइफ में। तो ये इस तरह से ये केस स्टडी थी आपके सामने छोटी सी। उसके बाद स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है, किसी खास चीज को लेके आपको अगर डर, खौफ या एंग्जाइटी हो रही है तो वो आपका स्पेसिफिक फोबिया होता है। ठीक है। अच्छा, अगर चिल्ड्रन की बात करें, अब स्पेसिफिक फोबिया आपका कैट को लेके हो सकता है, जैसे खासतौर पर बिल्लियों से होता है आपको, और लड़कियों को उससे होता है, क्या उसको बोलते हैं, कॉकरोच से होता है, छिपकली से होता है, और भी बहुत सारी चीजों से होता है। अच्छा, महज जो डरना है वो अलग चीज है, एक फोबिया अलग चीज होती है। मेरी एक क्लास फेलो है, अक्सा नाम है उसका, उसको कैट फोबिया है। तो वो जब यूनिवर्सिटी आती थी ना, तो हम कहते थे कि आप तो खुद साइकोलॉजिस्ट हो यार, अपने आप को थोड़ा सा इस फोबिया से निकालो। तो जैसे ही वो, हम अक्सर बैठ जाते थे कैफे पे, तो जैसे ही उसको ने बिल्ली को देखना तो उसने कांपना शुरू कर देना। तो इस तरह से मतलब उसको इतना ज्यादा फिर एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती थी कि वो कांपना शुरू कर देती थी। तो हमने कोशिश की उसको आहिस्ता आहिस्ता ना इस चीज से निकालने की। तो ये मतलब कि किसी खास चीज को लेके आपको फोबिया होना या डर या खौफ होना, वो आपका स्पेसिफिक फोबिया होता है। अच्छा, उसके बाद, इन चिल्ड्रन द फियर और एंग्जाइटी मे बी एक्सप्रेस्ड बाय क्राइंग, टेंट्रम, फ्रीजिंग और क्लिंगिंग। अब ये जो बच्चों में इसको एक्सप्रेस करने का और तरीका होता है थोड़ा सा, बड़ों में और तरीका होता है। द फियर, एंग्जाइटी और अवॉइडेंस इन परसिस्टेंट, टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ्स और मोर। 6 महीने या 6 से ज्यादा महीने ये सिचुएशन रहे तो फिर आप उसको क्या करते हो, डायग्नोज करते हो। अदरवाइज
उसको डिसऑर्डर डायग्नोज आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? सिमिलर टू जीएडी, अगोराफोबिया इज डिफाइंड एज an intense fear triggered by a wide range of situations. However, unlike GAD, the fear are related to situations in which the individual is in public situation where escape may be difficult. ये भी GAD की तरह होता है, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस में आपको अगोरा एंग्जाइटी हो सकती है, लेकिन ये वो सिचुएशन होगी खास तौर पर पब्लिक प्लेसेस होंगी जहां पर आपको लगता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, यहाँ यहाँ पर आपको हेल्प मिलना मुश्किल है। ये अगोराफोबिया वहां वहां पर होता है। अगोराफोबिया नहीं 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 नहीं, जेंडर्स वाली बात यहां पर कहां आ गई? इन ऑर्डर टू रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ अगोराफोबिया, अगर आपने अगोराफोबिया को डायग्नोस करना है, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ फियर इन एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये नीचे सिचुएशंस बता रहा हूं मैं, इनमें से अगर कोई दो सिचुएशन में आपको होता है ना, तो आपको अगोराफोबिया होगा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सच एज प्लेन्स, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट में जाने में प्रॉब्लम हो, ट्रेन, शिप्स, बसेस वगैरह में। उसके बाद बीइंग इन लार्ज ओपन स्पेसेस सच एज पार्किंग लॉट्स आर ऑन ब्रिजेस, अगर आपको ओपन स्पेस में जाने का खौफ हो। अच्छा, बीइंग इन इनक्लोज स्पेसेस लाइक स्टोर्स आर मूवी थिएटर्स, यहाँ पर यानी कि क्लोज स्पेस में अगर आपको जाए, क्लोज जगह पे जाने का खौफ हो, वो भी आपको अगोराफोबिया में आ सकता है। बीइंग इन अ लार्ज क्राउड सिमिलर टू दोज एट अ कंसर्ट, अगर क्राउडेड स्पेस पे जाने का आपको खौफ हो तो वो भी आपका क्या होगा? अगोराफोबिया हो सकता है। आर बीइंग आउटसाइड ऑफ द होम इन जनरल, घर से निकलना या घर से आप जब निकलो तो उसका भी आपको खौफ हो या एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए, तो वो भी आपका अगोराफोबिया हो सकता है। इनमें से दो अगर सिचुएशंस में आपको है प्रॉब्लम, तो आपको अगोराफोबिया हो सकता है। जी जी, ताहिरा, वो क्लोज्ड स्पेस है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी आ गई ना, कि जहां पर क्लोज स्पेस में आप जाओगे तो वो वहां पर अगर आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए तो वो क्लस्ट्रोफोबिया है। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यहां पर सिर्फ क्लोज स्पेसेस की बात नहीं की गई, यहां बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पर उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट दो जगह पे या दो सिचुएशंस में आपको अगर एंग्जाइटी हो रही है तो अगोराफोबिया होगा। दो से ज्यादा स्पेस, दो से ज्यादा जगह में या दो से ज्यादा सिचुएशंस में आपको एंग्जाइटी हो सकती है। ये अगोराफोबिया के पर्टिकुलर स्पेस, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में अगर आपको अगोराफोबिया हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर यहाँ से निकलना मुश्किल है या यहाँ पर हेल्प नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये और सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही चीज है। अच्छा, उसके बाद व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन वन और मोर ऑफ दीज सिचुएशंस दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फियर ऑफन रिपोर्टिंग पैनिक लाइक सिम्टम्स, यानी कि पैनिक अटैक आपको यहाँ पर हो सकता है, उस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं एक या एक से ज्यादा जगह सिचुएशंस में। इट शुड बी नोटेड दैट फियर और एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स आर प्रेजेंट एवरी टाइम द इंडिविजुअल इनकाउंटर्स दी सिचुएशन। ये वाली सिम्टम्स आपको हर वक्त होंगे जब भी आप इन सिचुएशन में जाएंगे। इफ सिम्टम्स ओनली अकर ओकेजनली अ डायग्नोसिस ऑफ अगोराफोबिया इज नॉट वारंटेड, कहते कि अगर आपको कभी कभी होते हैं, खास सिचुएशन में या खास मौके पे होते हैं, तो फिर आपको उसको डायग्नोज नहीं कर सके, यानी हो सकता है कि उस वक्त डायग्नोज ना आप कर सको। ड्यू टू द इंटेंस फियर एंड सोमैटिक सिम्टम्स इंडिविजुअल विल गो टू द ग्रेट लेंथ्स टू अवॉइड दी सिचुएशंस। उस वजह से उसमें इस वजह से आपको क्या होता है, गोराफोबिया की वजह से आप फिर सिचुएशन से अवॉइड करते हो, जिससे आपको मतलब कि अगोराफोबिया हो सकता है या एंग्जाइटी हो सकती है, उनसे उनमें नहीं जाते। ऑफन प्रेफरिंग टू रिमेन विद इन देयर होम वेयर दे फील सेफ, घरों में रहना पसंद करते हैं। दस कॉजिंग सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन वंस डेली फंक्शनिंग, उस वजह से क्या होता है, डेली लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। दे में ऑल्सो एंगेज इन एक्टिव अवॉइडेंस, अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को वेयर द इंडिविजुअल विल इंटेंशनली अवॉइड अगोराफोबिक सिचुएशन, उन तरह की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। दीज अवॉइडेंस स्ट्रेटेजिक strategies may be behavioral including having food delivery to avoid going to a grocery store, आप बाजार में जाने के बजाय आप ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दें, ये भी हो सकता है। only taking a job that does not require the use of public transportation,
मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जहां पर आपको लगे कि ये यूज करनी पड़ेगी, आप उस सिचुएशन से अवॉइड करते हो, उस जॉब से अवॉइड करते हो। और कॉग्निटिव बाय यूजिंग डिस्ट्रैक्शन एंड वेरियस other cognitive techniques to get through the agoraphobia situations successfully। cognitive techniques को यूज करके या डिस्ट्रैक्शन आप यूज करके क्या कर सकते हो, इससे बच सकते हो या निकलने की कोशिश करते हो। अच्छा, उसके बाद फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ और मोर। एंजाइटी डिसऑर्डर ज्यादातर आपको जो है 6 मंथ के लिए ही इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ होगा तो आप इसको डायग्नोज करोगे, अदरवाइज आप डायग्नोज नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर। एक हमारा रह गया पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसको हम कल वाले डिसऑर्डर के साथ मिलके कर लेंगे। अभी हमारा टाइम हो चुका है कि इसको भी कंप्लीट कर दें। अच्छा, पैनिक अटैक, ये पहले पैनिक अटैक पढ़ते हैं। पैनिक अटैक क्या होता है? ठीक है, इसको कर देते हैं हम, 5-7 मिनट में इसको कर देंगे। बस इसके सिम्टम समझाने हैं, बाकी आप समझ जाओगे। अच्छा, पैनिक अटैक इज अ सडन एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ टेरर, फियर और एप्रीहेंशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल डेंजर। किसी खास रीजन के बगैर अचानक से आपकी सिचुएशन खराब हो जाना, खौफ, इंतहाई, आप कह सकते हैं इंतहाई खौफ फील करना, पसीने आने लग जाना, घबराहट फील हो जाना अचानक से। ठीक है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी डेंजर, आपको पता नहीं चला, वो कहते हैं अचानक पता नहीं क्या हो गया, ये वो वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, अचानक से परेशान हो जाना, घबरा जाना, गिर जाना, ये सारी वो जिसमें आपको पैनिक अटैक आता है, ये वो वाली सिचुएशन आती है। ये वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है जब पैनिक अटैक आता है ना, तो पता नहीं घर, खास तौर पर गांव में, या वो लोग जो पुराने अकायद वाले हैं वो कहते हैं जी पता नहीं इस लड़की को बैठे बैठे क्या हो गया, अचानक से ये गिर गई और पसीने आने शुरू हो गए और घबराना शुरू हो गई और बेहोश हो गई, तो वो कहते हैं पता नहीं इस पर जादू टूना हो गया जो अचानक ऐसा हो गया, हालांकि वो पैनिक अटैक होता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। द सिम्टम ऑफ अ पैनिक अटैक यूजली हैपन सडनली, अचानक होता है, पीक विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर वो पीक पे चले जाते हैं, एंड देन सबसाइड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। हाउ एवर सम अटैक्स में लास्ट लॉन्गर, may occur in succession, making it difficult to determine when one attack ends and another begins। कुछ तो ऐसे होते हैं अटैक जो थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ है कि वो ज्यादा लंबे अरसे तक चलते हैं या ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5, पैनिक अटैक इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 or more ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। ये सिम्टम्स होंगे: पल्पिटेशन, यानी कि पाउंडिंग हार्ट, और उसके बाद एक्सेलरेटेड हार्ट रेट, वही वाली हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग शुरू हो जाती है, सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो आपका ब्रीथ है वो आपको लगता है कि जैसे मुझे सांस सही से नहीं आ रहा, फीलिंग ऑफ चोकिंग, उसके बाद चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, फीलिंग डिजी, अनस्टेडी, लाइट हेडेड और फेंट, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, बेसिकली मतलब कि आप रियलिटी को समझ ना पाए, बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम वन सेल्फ। उसके बाद है जी फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, कंट्रोल ना रहना आपका अपने आप पे, फियर ऑफ डाइंग, मरने का खौफ, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। उसके बाद है जी चिल्स और हॉट फ्लशेस। ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपके, ये उसके इनमें से क्या होता है, ये वाले सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ये आप समझ ले कि पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं। ठीक है, इनमें से ये सारे आ रहे हो या इनमें से कुछ 4 या 4 से ज्यादा आ रहे हो, ठीक है, मिनिमम 4 अगर आ रहे हैं तो ये पैनिक अटैक होगा। पैनिक अटैक का कॉज क्या हो सकता है? ब्रेन केमिस्ट्री, उसके बाद जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, लाइफ स्ट्रेस हो सकती है, पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट, इनमें से कोई भी आपका कॉज कर सकता है। ठीक है, पैनिक अटैक को। ब्रेन केमिस्ट्री यानी कि आपकी जो अगर ब्रेन के अंदर कोई इशू है या ब्रेन के जो केमिकल हैं उनमें डिस्टरबेंस आ जाती है तो उस वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि फैमिली में से आ सकता है, फैमिली हिस्ट्री है तो उस वजह से भी हो सकता है। लाइफ में आपको अगर किसी चीज की स्ट्रेस है उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पर्सनैलिटी या टेम्परामेंट की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद इफ यू टेंड टू बी मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेस और फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस नेगेटिव सिम्टम्स इमोशंस, यू मे बी मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पैनिक अटैक्स। अगर आप ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं या नेगेटिवली इवेल्युएट करते हैं चीजों को, तो आपको ज्यादा पैनिक अटैक हो सकता है। पीपल हु हैव फैमिली मेंबर्स विद एंजाइटी डिसऑर्डर में आल्सो बी मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पैनिक अटैक्स, सजेस्टिंग देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट। यानी कि अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसको पैनिक अटैक आ सकता है। वुमेन आर आल्सो मोर लाइक देन मेन टू डेवलप एंजाइटी कंडीशन सच एज पैनिक डिसऑर्डर, लड़कियों में ज्यादा होगा ये। एज अ रिजल्ट एक्सपर्ट्स रेकमेंड दैट वुमेन एंड गर्ल्स एज 13 एंड ओल्डर बी स्क्रीन्ड फॉर एंजाइटी कंडीशंस। इसलिए बोला गया कि
जो फीमेल हैं यानी कि लड़कियां, उनको लाजमी तौर पर क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी को ट्रीट करवाना चाहिए या एंग्जाइटी का टेस्ट करवाना चाहिए है या नहीं है, फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ पैनिक अटैक्स दो तरह के होते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक से आ जाना किसी बिना किसी रीजन के, दूसरा सिचुएशन बाउंड होता है। सिचुएशन बाउंड आर क्यूड पैनिक अटैक्स अकर अपॉन एक्चुअल आर एंटीसिपेटेड एक्सपोजर टू सर्टेन सिचुएशन। कोई खास चीज आपने देखी या खास इवेंट याद किया, उस वजह से आपको अटैक आ जाना, फौरन फौरन से पैनिक अटैक। These situations become cues or triggers for a panic episode. For example, a person who fears enclosed spaces may experience a panic attack when entering or thinking about entering an elevator. जब वो उसमें एंटर होगा या एंटर होने से पहले जब उसके बारे में सोच रहा है तो उसको पैनिक अटैक आ सकता है। ठीक है, ये होगा सिचुएशन बाउंड। और एक होता है जो बिना किसी सिचुएशन के या बिना किसी रीजन के। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट फॉर पैनिक अटैक्स। इसका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी होती है, सीबीटी यानी कि। उसके बाद मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं और एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन देंगे हम। ठीक है, आप नहीं दोगे, सॉरी, आप यानी कि हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं हम नहीं दे सकते। उसके बाद कॉपिंग विद पैनिक अटैक्स। अगर आपने किसी पेशेंट को समझाना है या क्लाइंट को बताना है कि अगर आपको पैनिक अटैक आए तो आप कैसे उसको कॉप कर सकते हो या खुद से डील कर सकते हो, आप उसकी डीप ब्रीथिंग कराओगे, उसको उसको डीप ब्रीथिंग की ट्रेनिंग दोगे कि कैसे आपने इसको इस पर जोर देना, या आप उसको लगता है ना कि मुझे अभी पैनिक अटैक आने वाला है, क्योंकि जो पेशेंट है ना एक टाइम के बाद खुद भी समझना शुरू कर देता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो आप उसको ट्रेन कर दोगे कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर देनी है, माइंडफुलनेस। उसके बाद प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपने उसको सिखा देनी है। विजुअलाइजेशन, उसको सोचना सिखा देना है, उसको इमेजिन करना सिखा देना है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व थिंकिंग ऑफ समथिंग दैट यू फाइंड कामिंग एंड रिलैक्सिंग। वो चीज उस बारे में सोचना है जो आपको रिलैक्स करती है या आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करती है। पिक्चरिंग दिस सीन इन योर माइंड कैन हेल्प प्रोड्यूस अ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स टू कम्बैट योर फीलिंग ऑफ फियर। आपको जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इमेजिन करना शुरू कर दें या विजुअलाइज करना शुरू कर दें, या अपने उस अच्छी सिचुएशन को इमेजिन करें या सोचना शुरू कर दें जिसमें आप कंफर्टेबल थे या रिलैक्स फील किया था आपने। अच्छा, कोमोर्बिडिटी क्या होती है इसकी? ये सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की। अब सॉरी, पैनिक डिसऑर्डर की तरफ आ जाते हैं। अब ये पैनिक अटैक है, यानी कि अगर ये थोड़ी देर के लिए रहता है और कभी कभी होता है तो ये पैनिक अटैक है, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली होना शुरू हो जाए, बार बार होना शुरू हो जाए, तो ये फिर पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। फिर ये क्या बन जाता है? पैनिक डिसऑर्डर, ये वाली चीज। अच्छा, एट लीस्ट वन ऑफ द अटैक्स हैज बीन फॉलोड 1 मंथ ऑफ वन और बोथ ऑफ द। अगर इनमें से कोई एक या इनमें से दोनों के एक मंथ में आपको होते हैं तो फिर ये पैनिक डिसऑर्डर होगा। परसिस्टेंट कंसर्न और वरी अबाउट एडिशनल पैनिक अटैक्स और देयर कॉन्सिक्वेंसेज। आपको पैनिक अटैक हुआ, अब आपको ये सिचुएशन बन जाए आपकी कि आपको उन पैनिक अटैक्स का खौफ आना शुरू हो जाए, उसकी वजह से एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए, तो वो फिर पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या है? अ सिग्निफिकेंट मैल अडेप्टिव चेंज इन बिहेवियर रिलेटेड टू द अटैक्स। फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियर डिजाइंड designed to avoid having panic attacks such as avoidance of exercise or unfamiliar situations। अब आपका उस तरह का बिहेवियर डेवलप हो जाए जो आपको पैनिक अटैक्स, आपको लगता है कि पैनिक अटैक आ जाएगा तो आप उस तरह का बिहेवियर शो करना शुरू कर दें उनसे बचने के लिए। यानी कि अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आप बाहर जाने बंद कर दें, अगर एक्सरसाइज की वजह से आता है तो आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें, अनफेमिलियर सिचुएशंस में जाने के लिए आप अवॉइड करना शुरू कर दें। तो ये अगर सिचुएशन हो रही है महीने में एक बार या महीने में एक से ज्यादा बार, तो फिर आप उसको पैनिक डिसऑर्डर क्या कर देते हो? डायग्नोज कर देते हो। अच्छा, ये हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स थे। अच्छा, उसके बाद इनकी जो कोमोर्बिडिटी है उसको देख लेते हैं। कोमोर्बिडिटी क्या होती है? यानी कि ये इनके साथ और कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या ये किनकी वजह से हो सकते हैं। मैनी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर कोमोर्बिड विद वन अनदर। यानी कि अगर एक डिसऑर्डर हुआ है तो उसके साथ दूसरा डिसऑर्डर भी हो गया। मिसाल के तौर पर आपको जीएडी हुआ, उसके साथ अगोराफोबिया हो गया, उसके बाद उसके साथ सोशल एंग्जाइटी होगी, तो एक दूसरे के साथ ये हो सकता है। उसके बाद अदर एक कॉमन कोमोर्बिड डिसऑर्डर इंक्लूड डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। ऐसे लोग या ऐसे पेशेंट जिनको डिप्रेशन था उसकी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया उनको, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन हो गया, उसके साथ सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गए। उसके बाद अगोराफोबिया हैज अ हाई कोमोर्बिडिटी विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी के साथ भी हो सकता है ये अगोराफोबिया। उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर के साथ क्या हो सकता है? जनरल मेडिकल सिम्टम्स की वजह से आपको पैनिक अटैक हो सकता है या पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये इसकी कोमोर्बिडिटी है। कॉजेज की बात करें तो इसके
डिफरेंट कॉजेज है, बायोलॉजिकल कॉजेज हैं इसके, ठीक है। इसमें आपका ये जीन होता है एक, ठीक है, उसका ये नाम है HTTLPR, 5-HTTPLPR, ये वाला। इस वजह से आपको हो सकता है ब्रेन स्ट्रक्चर टू इंक्लूड द एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लोकस कोरोलियस, और उसके बाद कॉर्टिको कॉस्ट्रिएटल, ये पता नहीं क्या थैलम, अच्छा थैलमा कॉर्टिकल, ये वाली जो इसकी स्ट्रक्चर है, सर्किट है, जिसको CSTC कहते हैं, सर्किट इन रिलेशन टू पैनिक डिसऑर्डर। ये वाली जो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, ब्रेन के, इसकी वजह से हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिनकी वजह से, जिनमें अगर प्रॉब्लम होगी। साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड मैलअडैप्टिव असम्पशंस, अगर आप नेगेटिवली सोचते हो, नेगेटिवली एवेल्युएट करते चीजों को, द लिंकिंग ऑफ इवेंट्स थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, मॉडलिंग एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन एज इट इज रिलेट्स टू GAD। आपकी जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो ज्यादातर कंडीशनिंग की वजह से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सोशियो कल्चरल कॉजेज ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड सोशल प्रेशर leading to a higher rate of diagnosis for women and discrimination and prejudice which affects ethnic minorities and other uh, marginalized group। ये वाली जो सारी सिचुएशंस होगी, सोशियो कल्चरल आपके जो फैक्टर्स होंगे, ये भी आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा सकते हैं। सोशल प्रेशर हो सकता है आपका, प्रेजुडिस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ये सारी चीजें आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा सकती हैं। अब अगर आपने एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना है तो कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर GAD इंक्लूड बेंजोडाइजेपिन, ये आपके एंटी डिप्रेसेंट हैं। उसके बाद रैशनल इमोटिव थेरेपी है, CBT है, बायोफीडबैक है, इनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर स्पेसिफिक फोबियाज इंक्लूड एक्सपोजर ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक फोबिया के लिए क्या करते हो आप? एक्सपोजर थेरेपी करते हो, सच एज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग और मॉडलिंग, ये आप करोगे स्पेसिफिक फोबिया के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर अगोराफोबिया इंक्लूड एक्सपोजर एंड CBT टेक्निक्स। यहाँ पर आप एक्सपोजर थेरेपी भी लगाते हो और CBT भी लगाते हो, किसके लिए? अगोराफोबिया के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड एक्सपोजर ट्रीटमेंट, एक्सपोजर थेरेपी भी लगाते हो, सोशल स्किल्स भी सिखाते हो, उसके साथ साथ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी कराते हो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पैनिक डिसऑर्डर, अब यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर आपसे पूछा जाए पेपर के अंदर या इंटरव्यू के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि किस डिसऑर्डर के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है। सभी पे आपने CBT नहीं लगा देना, अगर सभी पे CBT, थोड़ा सा डिफरेंट भी होनी चाहिए आपके पास अप्रोचेज। जैसे अब यहाँ पर स्पेसिफिक फोबिया के अंदर आप एक्सपोजर थेरेपी लगाते हो, जिसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, फ्लडिंग और मॉडलिंग है। यहाँ पर CBT भी होगी, लेकिन ये ज्यादा रोल प्ले करेगी आपकी ये जो एक्सपोजर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पैनिक डिसऑर्डर इंक्लूड CBT, पैनिक डिसऑर्डर में आप CBT भी लगाओगे, साइको एजुकेशन भी देते हो, सेल्फ मॉनिटरिंग भी सिखाते हो उसको कि खुद को देख कैसे देखना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आप उसको बताते हो, ट्रेनिंग भी देते हो, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी सिखाते हो उसको। उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी भी करते हो, और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी आप अप्लाई कर रहे होते हो जब आप पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे होते हो। ये थे हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैंने ये जो कोमोर्बिडिटी है इसको भी बड़ा सिंपल सा करके लिख दिया, यहाँ पर कॉजेज को भी बड़ा सिंपल सा करके लिख दिया, इसको रट्टा लगा लेना है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में अगर डिटेल में भी पढ़ेंगे तो यही रिजल्ट निकलना है आपके पास, तो मैंने बड़ा शॉर्ट सा लिख दिया ताकि आपको टेस्ट में तैयारी करने में आसानी, इंटरव्यू के लिए आसानी हो जाए, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट मतलब कि इजीली आप डेवलप कर सको, उनको याद कर सको। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भी यही ट्रीटमेंट होगा, अगर आप डिटेल में भी पढ़ोगे रिजल्ट यही निकलेगा, ठीक है। तो इनको भी रट्टा लगा लेना आपने। बाकी आपको पता तो है ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है सारा, फ्लडिंग भी पढ़ा है, मॉडलिंग भी पढ़ा है, CBT भी पढ़ी हुई है हमने, इसकी टेक्निक्स भी कुछ पढ़ी हैं, ठीक है। आगे भी हम पढ़ लेंगे इसको इंशाल्लाह। साइको एजुकेशन भी मैंने आपको बताई हुई है, रिलैक्सेशन भी बताया हुआ क्या होता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी हमने पढ़ी हुई है, सारी चीजें आपको पता है। बस आपने ये समझना है कि इसको अप्लाई कहाँ पर करना है, बस यही एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास होता है कि उसको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पर फिट करनी है।